अंडर द ब्रिटिश क्राउन आ गया इंडिया, ठीक है। इससे पहले इंडिया था अंडर द कंट्रोल ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मुगल्स को और कुछ राज्यों को और महाराजों को मिला के उनको कुछ स्टेटमेंट देके अपनी गवर्नमेंट चला रही थी। 1857 की जो ग्रेट रिपोर्ट हुई या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बाद इंडिया पूरा का पूरा फ्रॉम पिशोर टिल फ्रॉम तुर्कम टिल बांग्लादेश टिल बर्मा, ठीक है, वहां तक का पूरा इंडिया जो था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, कश्मीर, आपका आज का इंडिया प्लस बांग्लादेश, ये सारा का सारा इंडिया जो है ये ब्रिटिश रूल के अंडर कंट्रोल था। ब्रिटिश रूल ने क्या किया, उन्होंने 1861 में जो वाइसरॉय नॉमिनेट किया हुआ था या अपॉइंट किया हुआ था, उसको अलाउ किया कि आपकी इंपीरियल काउंसिल होगी जिसके 6 to 12 मेंबर होंगे। आप 6 से लेकर 12 तक मेंबर्स रख सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है, वो बहुत दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ग्रेट ब्रिटेन ही काउंट होती है। कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी अभी तक ग्रेट ब्रिटेन ही काउंट होती है। सबसे पुरानी जो ऐसे रोमन थी, रोमन एंड ग्रीक देवर दी डेमोक्रेसी, लेकिन कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी फ्रॉम लास्ट 4-5 सेंचुरीज जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ही काउंट होती है, बल्कि 5-6 to 7 सेंचुरी उस डेमोक्रेसी के बीच में थी। एंड एक दफा हो गया ना, मैंने कहा इसलिए रिपीट करूंगा, दोबारा पानी पीना पड़ेगा, पहले तो खुश करूंगा। समझ आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, the Central Legislative Council of Viceroy आफ्टर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो बनी, उसके मेंबर 6 to 12 अलाउ किए। इन 1861 की जो एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलाउ किया इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट पास हुआ इंडिया का 1892 में। इसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये थी कि सीट्स के नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पीरियड काउंसिल की, और अलाउ किया गया कुछ बहुत आप इंडियन मेंबर्स भी रख सकते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट था, थैंक यू, जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चे 1892 के एक्ट के साथ ही तीसरी बात हमने ये जानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, फाउंड कर दी गई, जो कि पूरे इंडिया या फिर इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन नेशन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन उसको रिप्रेजेंट करने का दावा करती थी, ठीक है। जिसमें मुस्लिम मेंबर्स भी थे और हिंदू भी थे और सिख और बाकी तमाम माइनॉरिटीज भी थी। 1885 से 1905 यानी तकरीबन कितना अर्सा, तकरीबन 20 years, out of 20 years what happened, partition of बंगाल हो गई, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल डिवाइड हो गया। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनल डिवाइड किया थी उसको, बंगाल को इन दी बेस ऑन द बेसिस के उन्होंने कहा हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, हमने इसको छोटा सूबा बनाना है, ऑलमोस्ट फ्रांस जितना है, आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बेहतर रिफॉर्म्स के लिए इसको डिवाइड कर। हिंदू रेजिस्टेंस की वजह से मुसलमानों को परेशानी होगी कि हो सकता है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन के बारे में सोचा जाए, तो उन्होंने एक डेपुटेशन तैयार किया 35 मेंबर,
और ये 35 मेंबर डेपुटेशन जो है was headed by सर आगा खान टू। सर आगा खान जो है वो इसको लेके गए शिमला में सितंबर में, उस वक्त के वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, लॉर्ड मिंटो से मिले एंड दे रिक्वेस्टेड तो बाद में बहुत बात हुई तो अभी तो और बहुत सारे मर्दले बाकी हैं। हाँ जब होगी बताऊँ मैं टेंशन क्यों लेता हूँ, ठीक है। पहले पार्टीशन को बंगाल हुई है इधर, पहले पार्टीशन को बंगाल, फिर शिमला डेपुटेशन किया। पहला मुस्लिम वक्त पॉलिटिकली जो हिस्ट्री में पॉलिटिकल को डिफाइन कर रहा था। at that time they met the viceroy, ठीक है। viceroy से जाके मिले लॉर्ड मिंटो से इन शिमला सितंबर 1905 में, सॉरी 1906 में 1906 में, यानी एक साल बाद इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के एक साल बाद when they came back, वहां पे एक जो डेपुटेशन का एड्रेस था जो सरावा खान ने किया, उसमें डिमांड सी की थी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमें नुमाइंदगी दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, प्लस हमें भी कुछ करने दिया जाए पॉलिटिकली। तो उन्होंने इसको वेलकम किया एंड लॉर्ड मिंटो सेड कि वी आर गोइंग टू कीप इन आवर माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द मैनर दैट द मुस्लिम शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। उस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई इन दिसंबर 1906, सितंबर 1906 में मिलके आए हैं। 3-4 माह बाद दिसंबर 1906 में 31 दिसंबर 1906 में ढाका में इसकी बुनियाद रख दी गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रख दी गई। और ये ज़हन में रखिएगा सिमिलर डेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दोज अलीगढ़ एसोसिएशन की बुनियाद पे, अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद पे, इसमें बहुत सारे मेंबर्स अलीगढ़ मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे जो मिलने गए थे। इसलिए सत्यम अहमद खान की लेटर रिफॉर्मर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सत्यम अहमद खान की लेटर रिफॉर्मर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है जी। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ जी रिवर्सल हो गया जी पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1911 में, ठीक है। सॉरी इससे पहले मॉर्निंग रिफॉर्म थी। मॉर्निंग रिफॉर्म आ गई, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है। पार्लियामेंट रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, मुझे करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या खास बात हुई, इसमें खास बात ये हुई मुसलमानों की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखनी है। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी दैट वाज एक्सेप्टेड। पहली दफा मुसलमानों को कम्युनल पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दिस वाज नहीं बल्कि मैं कहूंगा इस तक हिस्ट्री है ना 1857 से अब तक की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि मुस्लिम्स गॉट द राइट टू पॉलिटिकली स्ट्रगल फॉर देयर इंटरेस्ट एंड देयर राइट्स एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, ठीक है। 1911 के बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर, वो इतिहास हो गया था मुस्लिम और जी हाँ लखनऊ पैक्ट, वर्ल्ड वॉर 1 आ गई, ठीक है। 1914 में, 1918 में, इसके बैकड्रॉप के तौर पे, रिजल्टेंट के तौर पे लखनऊ पैक्ट हो गया। कब जी 1916 में, ठीक है। उस लखनऊ पैक्ट के इंपैक्ट की वजह से नई डेवलपमेंट आई जी मॉन्टफोर्ड, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। जो अहम डेवलपमेंट थी वो मैंने बता दी आपको, इन दोनों को मैंने लिख दिया जी आपके, जो वो है मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म आई थी 1909 में। हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी की हिस्ट्री में नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। 1909 मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स में क्या हुआ जी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा के उन्होंने कहा जी 30 कर दें, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको बढ़ा के 30 कर दें जी। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर आराम से लंच करो, रेस्ट करो, उसके बाद अगली क्लास हो। इसमें कुछ समझ आया? कैसे समझ आ रही है? बैठो, सीट सीट बैठो। ये लेक्चर आज तुम्हारे लिए खास। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव उसकी सीट बढ़ा के 30 कर दें, और उसमें यू कैन हैव मेंबर्स एज वेल। 1919 they allowed to have central legislature have 60 seats। एक स्टेप पे, सेकंड स्टेप ये अपर हाउस काउंट कर दिया उन्होंने, ऐसी था जी। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में ये अपर हाउस हो गया, मॉन्टफोर्ट 1919 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स थी ना, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में एक अपर हाउस हो गया, 60 मेंबर्स हो गए, जिसमें उन्होंने कहा जी 34 तक इंडियन हो सकते हैं, 34 तक इंडियन हो सकते हैं। 145 seats for the lower house, इसमें 104 इंडियंस थे, 104 इंडियंस थे। इसको क्या कहा जाता है, कोई बच्चा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो बोले, वेरी गुड। बायकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल में आ गया जी, ये याद कर लें पुत्र, इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है, मस्ट भी आता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है कैमरे पे। बायकैमरल फेडरल सिस्टम ये था जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में उन्होंने अपर हाउस एंड लोअर हाउस दे दिया, और अपर हाउस में उन्होंने कहा 34 तक मेंबर्स इंडियन हो सकते हैं, और लोअर हाउस में उन्होंने कहा 104 तक इंडियन हो सकते हैं, 104 तक इंडियन हो सकते हैं। इलेक्टोरेट जो है वो थोड़ा और उसको एक्सटेंशन दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें सिख भी ऐड कर दिया, क्रिश्चियन भी ऐड कर दिया, और सिख क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस भी ऐड कर दिए, मुस्लिम और हिंदू तो सही थे, सिख क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस भी ऐड कर दिए, प्लस वोटिंग इलेक्टोरेट को भी बढ़ा दिया, कुछ वोटर टर्नआउट को या वोटर पॉइंट्स को भी उन्होंने बढ़ा दिया, और उसके अंदर उन्होंने साथ में क्या ऐड कर दिया, कुछ बहुत विमेन वोट भी ऐड कर दिए, कुछ बहुत विमेन वोट भी ऐड कर दिया। प्रोविंस में क्या किया था इसमें, डायरकी इंट्रोड्यूस करवा दी। डायरकी किसको कहते हैं, तीन वो जो थे, फॉरेस्ट और हेल्थ और उनमें इनको दो पॉइंट याद रखिए पुत्र, एक है रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा है ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नर, वो रिप्रेजेंट कर रहा था वायसरॉय को, वायसरॉय रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश क्राउन को, तो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में, और दे वर फॉर द इंडियन मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा जब थोड़े बहुत चुने उनको दे देते हैं यार, छोटे मोटे काम वो भी कर ले। यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है जी, यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है। अब मुझे बता, लास्ट टॉपिक क्या कही था, सारा नोट किया जी, जिन जिनको नोट करना चाहिए जो नोट की आपको जरूरत नहीं है, माशा वैसे फ्रंट पे आप शेयर करते जाइएगा, उसके बाद आप लिखेंगे। यहां तक समझ आया जी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट समझ आई यहां तक, ठीक है। अब हुआ ये, British government had promised, the British Crown या British democracy had promised the Indians that after every 10 years
we will have constitutional reform for India. We will introduce a Government of India Act, and that Government of India Act will be the constitutional reform, and gradually we will give you the political और constitutional rights. कुछ बहुत हम आपको political और constitutional rights साथ साथ देते रहेंगे ताकि आपकी तरबियत भी हो, आप बेहतर भी हो जाएं और आप अच्छे तौर पे अपनी चीजों को भी मेंटेन करना शुरू करें और आस्ते आस्ते हम सेल्फ रूल की तरफ भी जा सकें। ठीक है, इस अंदाज में ब्रिटिशर्स ने कहा था क्योंकि हम डेमोक्रेसी है इसलिए हम उस अंदाज में चलते हैं। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई, साइमन कमीशन आ गई। साइमन कमीशन में क्या था जी? साइमन कमीशन क्या था जी? ये लास्ट रो में कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हमारे पास जो कंटिन्यूअस पॉलिटिकली चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, वो बताएंगे इंशाल्लाह। ये बता साइमन कमीशन क्या था? मैंने डिटेल समझाया साइमन कमीशन एक दफा नहीं, क्लास में मैंने को 10-12 मरतबा रिपीट किया। सर साइमन कमीशन में ये था कि जब वो अपना ख़त्म कर रहे थे उसको डायरकी सिस्टम को, तो उसे ब्रिटिश और इंडियंस ने नहीं सॉरी इंडियंस और मुस्लिम्स को बहुत अपोज किया था। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हुआ थी जी? हमने डिस्कस किया जी साइमन कमीशन। was in 1927। ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी को ये परेशानी थी। ब्रिटिश में आज भी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दो पार्टी थी, टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी को ये परेशानी थी कि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है एंड लेबर पार्टी इज गोइंग टू गिव मोर कंसेशंस टू द इंडियंस। तो उन्होंने जल्दी से 1927 में 1929 का वेट किया, 1927 में एक कमीशन भेजा। उस कमीशन को हेड किया सर जॉन साइमन ने, और इनके मेंबर की तादाद थी 7 मेंबर्स थे, और ये सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे या आप कह लें व्हाइट थे। इनमें कोई भी इंडियन नहीं था। वो बंद करो, ऐसा कमिटमेंट नहीं तुम लोगों को मोबाइल ये क्यों बोल रहे कौन हो? उठो जाओ क्लास से बाहर, नहीं लेक्चर सुनो, जाओ क्लास से बाहर। पढ़ना वाले मुझसे पूछो ना, मैं बता रहा हूं वो बताए, उससे को पूछे मुझसे। साइमन कमीशन आया जी, साइमन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दे डिडंट एक्सेप्ट इट, साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं। अब साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन में क्या मुसीबत है जी? बाई कैमरल सिस्टम उसे का खत्म करते, फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। दूसरा उसे का डायरेक्टली खत्म कर दो, कोई फायदा नहीं। दूसरा उसे का डायरेक्टली खत्म कर दो, डायरेक्टली को कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली के खिलाफ उससे स्टेटमेंट दी, उसे का फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल अलग गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा दो। इनके बाद पॉलिटिकल पार्टी तो थी ना, तो तक मासिक तो उनके पीछे नहीं, मासिक तो उनके पीछे थी ना बच्चे। Birkin had चैलेंज एक टर्म यूज होती है साइमन कमीशन के बाद। लॉर्ड Birkenhead was अम्मा से आगे पूछना होता। लॉर्ड Birkenhead was the Secretary of State of India, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इंडिया के मामला को डील कर रहा था, ये लॉर्ड Birkenhead था। और Birkenhead ने चैलेंज किया इंडियन लीडर्स को
उसने कहा जी अगर इतनी तकलीफ है तुम लोगों को, अगर इतनी प्रॉब्लम है, यू पीपल हैव दैट मच प्रॉब्लम, ओके यू कम विद दी प्रपोजल्स, और वो प्रपोजल जो है दे शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द कम्युनिटीज एंड पार्टीज। वर्किंग हेड उसके तमाम लीडर्स को, इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबको चैलेंज किया था जी, come up with your own constitutional suggestions which should be acceptable for all parties and communities उन्होंने कहा जी ऐसे प्रपोजल लेके आओ तो तमाम पार्टी और तमाम कम्युनिटीज के लिए एक्सेप्टेबल हो। थोड़ी टेक्निकलिटी आ गई इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट जी, उसको आपने समझना है। आई नीड योर अटेंशन बच्चे प्लीज सारे। इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट ये हुई कि कांग्रेस ने क्या किया, अंडर पंडित नेहरू के अंडर कमांड या अंडर लीडरशिप या अंडर हेडशिप उन्होंने एक अदद बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, एक काउंसिल बनाई, या एक अदद आप कह सकते हैं पॉलिटिकल गैदरिंग बनाई, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पॉलिटिकल बॉडी ने क्या करना था, दैट बॉडी हैज टू डिस्कस दीज रिफॉर्म्स, इन सजेशंस और रिफॉर्म्स को उन्होंने डिस्कस करना। ठीक है, वो सजेशन और रिफॉर्म्स जब आई तो उन सजेशन और रिफॉर्म्स का नाम पड़ा जी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में जी प्लीज, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसका जवाब दो, विल्किन-हेड चैलेंज का जवाब दो। लॉर्ड विल्किन-हेड ने कहा इतने बड़े पॉलिटिकल मास्टर हो तुम लोग और इतनी बड़ी चीजें हो तुम लोग, तो ओके ब्रिंग those suggestions which suggestions are acceptable for all political parties and all the communities of India। इंडिया की तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और मेजर कम्युनिटीज को जो सजेशन एक्सेप्टेबल है वो सजेशन लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो हम मान लेंगे, तो ये स्टेटमेंट देंगे। जब नेहरू रिपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो रही थी, एट दैट टाइम मिस्टर जना वाज अ वेरी शार्प पॉलिटिकल स्टेट्समैन, आप कह लें पॉलिटिकल लीडर कह लें। जना हैड sense that if we should go with the Hindus, we should join hands with Congress as All India Muslim League as a political party who represents the Muslims। क्योंकि पूरी नेशन इकट्ठी होगी, तमाम के तमाम लोग इकट्ठे होंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके लिए जना ने क्या किया, जना ने ये किया कि अपने साथ मुस्लिम लीडर्स को मिला के उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दी, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री में दिल्ली प्रपोजल्स। नेहरू रिपोर्ट की पॉइंट है ना? नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट से पहले का पॉइंट, इसलिए मैंने नेहरू रिपोर्ट वहां लिखा है, दिल्ली प्रपोजल यहाँ लिखा। जना ने दिल्ली प्रपोजल प्रेजेंट कर दी फॉर द पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग द मुस्लिम राइट्स, और ये दिल्ली प्रपोजल आई थी बच्चे 1927 में। इस बिल्किन-हेड चैलेंज के फौरन बाद ही नेहरू रिपोर्ट के लिए उन्होंने बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, साथ ही उन्होंने दिल्ली प्रपोजल दे दिए। इसको दिल्ली रिपोर्ट भी कहा जाता है, लेकिन वैसे हिस्ट्री में ये दिल्ली प्रपोजल्स गिवन बाय द मुस्लिम्स स्पेशली अंडर द कमांड ऑफ जिन्ना। उन प्रपोजल में क्या करी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कंसेशन जो कांग्रेस को ऑफर की मुस्लिम लीग ने,
वो थी dropping the demand या फिर राइट तो मिला हुआ था इंडियंस की तरफ से, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ भी रहेंगे तो हमारी डिमांड ही ड्रॉप कर देते हैं ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस शुरू से जॉइंट इलेक्टोरेट मांग ली है। याद है आपको जब मैं लखनऊ पैक्ट की बात कर रहा था, मैंने आपको कहा था कांग्रेस मान गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंसेशन थी कांग्रेस की तरफ से। अब बहुत बड़ी कंसेशन 1916 के बाद 1927 में दिल्ली प्रपोजल में कायदे आजम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर की कांग्रेस को फॉर द पर्पस टू हैव स्ट्रगल फॉर द सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। लेकिन ये कंसेशन जो थी, this was not at all for the purpose, बैठ जा इधर क्यों आ तो वापस जा बैठ प्लीज, ये टाइम सीरियस मत बैठ इधर बैठ इधर आ जाओ बोलने नहीं बिठाना भाई इधर आ जाओ आगे पुरानी बाजी के हालात वाकयात की वजह से क्या समझ आई दिल्ली प्रपोजल के बारे में रेहान साहब और तला साहब को? तब इसमें वो कायदे आजम में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो पहली उसमें था कि वो अपने राइट को छोड़ देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट को। अब से सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने कहा कि जी वी आर रेडी टू सरेंडर दिस राइट, लेकिन ये कंसेशन वैसी नहीं थी जैसी कंसेशन आप एक दूसरे को देते हैं, चिली मिली खिला, कोकोमो खिला, बर्गर खिला, शॉर्मा खिला, ठीक है, एक दूसरे के जेब से छीन रहे होते हैं, ये वो वाली कंसेशन नहीं, ठीक है। कैडबरी जो है वो माशाल्लाह लेंगे 50 रुपए के 30 रुपए वाली कैडबरी होती है, उसके 5 टोटे होते हैं, ठीक है, और छीन छीन के लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये वो वाली कंसेशन नहीं थी, ये कंसेशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल थी एंड वेल अंडरस्टूड थी बाय कायदे आजम ने क्या डिमांड की सुने, एंड डिमांड वर वेरी शार्प एंड वेरी ऑथेंटिक। उन्होंने कहा जी सबसे पहले भगवान Muslims will have 1/3 representation, reserved seats. Muslims will have 1/3 seats, reserved seats in central legislative. कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव सुने बच्चे प्लीज, ठीक है, सुन लें। तला साहब आप बच्चे तो नहीं हो, ठीक है, आप तो माशाल्लाह जिन्नात दर्जे पाए, ठीक है। 1/3 seats will be reserved in central legislative. सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 सीट मुसलमानों की होगी, कंफर्म। ये कायदे ने कहा अगर आप ये करते हैं हम सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड छोड़ देंगे, हम सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड छोड़ देंगे अगर आप ये करते हैं, तो क्या करते हैं बताइए बहुत, ठीक है। फिर कायदे ने डिमांड किया थी न्यू प्रोविंसेस की, न्यू प्रोविंसेस में ये पॉइंट समझ लो, चला तीसरी दफा मना कर रहा हूँ, तीसरी दफा दूसरी बार है अभी कंसेक्टिव दूसरी बार है, तीसरी दफा क्या हूँ मैं खुद काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू प्रोविंसेस इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, 17 मिनट का करना है। न्यू प्रोविंसेस में उन्होंने डिमांड की थी NWA
NWFP एंड बलोचिस्तान। इन दोनों को कंप्लीट प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगी। Then should be separated from Bombay. Then should be separated from Bombay. सिंध को अगर बॉम्बे से सेपरेट किया जाता NWFP और बलूचिस्तान में वैसे ही मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तो ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन रहा था, बलूचिस्तान भी और सिंध भी। ये तीन नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बन रहे थे जो कायदे ने डिमांड की है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड अटमोस्ट डिमांड वाज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अटमोस्ट डिमांड वाज ऑफ, बैठ जाओ सीट पे। तो पता नहीं पहले नहर पे गए मुंह खोलने के लिए, नहा के पानी पी के खुश्क होकर फिर आए क्लास में। ठीक है, पता नहीं घर वाले पानी दे 24 घंटे की प्यास यहीं रहते सारी। अच्छा जी, थर्ड वन पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है आपके लिए बच्चे। दैट वाज इन दिल्ली प्रपोजल। उन्होंने कहा जी पंजाब एंड बंगाल की मुस्लिम मेजॉरिटी कभी भी, पंजाब एंड बंगाल की मुस्लिम मेजॉरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। बैठ जाओ सीट पे। It should not be redistributed. It should not be redistributed. यानी प्रोमिस बना दी उनको, वो प्रोमिस थी सही। बात समझ आई थी? उन्होंने कहा जी जो पंजाब और बंगाल की मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है या मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आप उसकी रीलोकेशन करके कहीं पे मुस्लिम मेजॉरिटी को कम नहीं करेंगे, ये आप प्रॉमिस करें। ये हिंदुओं से डिमांड हो रही है, कांग्रेस से। नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हो रही है तब ये डिमांड हो रही है। बात समझ आई आपको? नंबर वन, काजम सेड हम अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ रहे हैं दिल्ली प्रपोजल में। अगर आप तीन बातें मान लें हमारी, और वो तीन बातें क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिजर्व सीट्स होंगी मुसलमानों को, उसके बगैर कोई लॉ पास नहीं होगा। नंबर टू, उन्होंने कहा कि जी आप सिंध, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को प्रॉपर प्रोविंशियल स्टेटस दे, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके सिंध को भी सेपरेट सूबा काउंट करें। ये तीन सूबे और ऐसे हो जाते जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाती, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हो जाते। पंजाब पहले मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था और बहुत बड़ा प्रोविंस था, बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था और मुस्लिम मेजॉरिटी। बात समझ रहे आपको? तो ये कायदे ने कहा इफ यू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, और इसमें आप प्रॉमिस करेंगे पंजाब और सिंध, पंजाब और बंगाल की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है दैट विल नेवर बी डिस्टर्ब व्हाइल वी आर लिविंग विद यू। जब हम यूनाइटेड कंट्री है, यूनाइटेड इंडिया है, तो वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हम सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड ड्रॉप करके आपके साथ ज्वाइंट इलेक्टेड में आगे बढ़ने को तैयार है। ये वाहिद पॉइंट था जिसपे मुस्लिम लीग ने, कायदम ने या मुस्लिम आपके लीडर्स ने होल हार्टेडली दे ट्राइड कि जी हम कांग्रेस के साथ ज्वाइंटली इंडिया में एज ए सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर स्टेट रहें। अगर नेहरू रिपोर्ट थोड़ा सा कुछ लिहाज करती, थोड़ा सा कुछ ख्याल करती, इन प्रपोजल को मानती, ऑटोमेटिकली क्या होता? आज हम इंडिया में होते। आज हम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वैसे अभी भी है, लेकिन और भी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, सबसे बड़ी कंट्री होती, पॉपुलेशन वाइज, लैंड मास के वाइज, लैंड मास वाइज, ठीक है, और ये सारे रिसोर्सेज कंबाइंड हो जाते, और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट हो, ठीक है।
नेहरू रिपोर्ट ने आगे से क्या अजर किया जी डेली प्रपोजल्स का? वो आ रहे हैं उन 14 पॉइंट भाई है सर पाड़ के रख दिए उधर रिपोर्ट में। माशाल्लाह इतनी सी उम्र में बच्चे में इतनी कंसिस्टेंसी है मुस्तकबिल में तो वाह क्या चीज बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना तो कहीं एक ही काम बार बार करना है बार बार करना है बार बार करना है। ठीक है हैरी रिपोर्ट ने डिमांड की थी कि कांग्रेस वाले बहुत समझदार थे तो उन्होंने डिमांड की थी डोमेनियन स्टेटस। डोमेनियन स्टेटस का मतलब ये था डोमेनियन स्टेटस का मतलब ये था कि इंडियन फेडरेशन या इंडिया जो है दैट विल बी अंडर द क्राउन इन टर्म्स के वो क्राउन को सोवरेन मानेगी लेकिन बाकी तमाम सब्जेक्ट्स प्लीज बच्चे समझ लें इस चीज को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स उनके अपने होंगे यानी कि फाइनेंस भी बाकी मामलात भी ठीक है फॉरेन अफेयर्स भी हर चीज वो खुद भी डील करेंगे बट डोमेनियन स्टेटस में रहते हुए और ग्रेजुअली अंडर द कॉमनवेल्थ रहेंगे वो यानी कि वो कंट्रीज जो कि वो कॉलोनीज जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सेल्फ रूल की तरफ गई उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है तो ये कॉमनवेल्थ के अंडर डोमेनियन स्टेटस में रहेंगे जी इंडियंस। कायदम ने कहा था कि जी हमें प्रोविंशियल कुछ स्टेटस आप दे दें तो उन्होंने उसका जवाब दिया जी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चुप कर जाओ ना यार क्या मसला है अजीब ढीठ इंसान हो तुम। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद वीक प्रोविंसेस जी एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर। उन्होंने कहा जी सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर करेगी लॉ सेंटर बनाएगी आइन कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज सेंटर देखेगा फेडरल गवर्नमेंट देखेगी और प्रोविंसेस जो है उसमें गवर्नमेंट होगी लेकिन वो वीकर होगी इतनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी। ये नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने अलॉन्ग विद दी अदर लीडर्स ऑफ इंडिया ये सजेशन दी। थर्ड पॉइंट था जी उनका ये बाहर में गई दिल्ली प्रपोजल। ठीक है जॉइंट इलेक्टोरेट जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। फोर्थ पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट का नो रिजर्व मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। उन्होंने कहा भाई वो तो अल्लाह की देन है अल्लाह की देन है यानी भगवान की देन है अल्लाह की देन है उनकी मर्जी अगर पॉपुलेशन बढ़ गई हिंदुओं की हिंदू ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो हो सकता है बीच में रीलोकेशन भी हो जाए थोड़ा बॉर्डर इधर कर ले थोड़ा बॉर्डर इधर कर ले थोड़ा पानी की वजह से इरिगेशन एग्रीकल्चर की वजह से हम प्रोविंस की शक्ल थोड़ी चेंज कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन मेजॉरिटी चेंज हो जाए। इट मींस दैट नेहरू रिपोर्ट या फिर इंडियन लीडर्स या हिंदू लीडर्स वर नॉट sincere to give rights to Muslim minority which was almost 33-34% of the whole India 33-34% of the whole India। और उन्होंने कहा क्योंकि मुसलमानों ने या कायदम ने शोर करना है तो कोई बात नहीं आप थोड़ी सी इनका मिसाल कर लेते हैं जब इतना ये शोर कर रहे हैं दिल्ली प्रपोजल में इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए तो हम इनकी बात मानते हैं और हम मुसलमानों को मुस्लिम लीग को या मुस्लिम्स को 1/3 रिजर्व सीट 1/3 के बजाय 1/3 के बजाय 1/4 रिजर्व सीट्स देने को तैयार है इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसमें हम इसके लिए तैयार है कि जी 1/3 मुसलमानों की होने और 3/4 जो है वो हमारी हो गई यानी 74% कांग्रेस की हो गए हिंदुओं की ज्वाइंट इलेक्टोरेट की
और 1/3 जो है वो हम मुसलमान मान लेंगे, और उसके अंदर भी थोड़ी देर बैठ जाए, मतलब क्या है 5-10 मिनट बाद। ठीक है, अल्लाह बच्चा भी ठीक है। अच्छा, ये तेरी प्रपोजल में कहा गया उसमें दैट रिपोर्ट, दैट वाज बेसिकली दैट द Delhi proposal was altogether rejected by the दैट रिपोर्ट। यहां तक बात समझ आएगी? ये नींद में गलता और आधे बच्चे बेहोश बैठे हुए हैं, इनसे पूछो यहां तक बात समझ आ गई? बिल्कुल सही तरह समझ आ गई। यानी कि मैं अब आपसे पूछ सकता हूँ, बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो आपने नोट किए हुए, और कुछ बच्चे जिन्होंने एक लफ्ज भी लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पहले से बहुत कुछ आता था। क्यों आसान? क्यों आसान? ठीक है, साथ साथ ये समझ आ गई? डेली प्रपोजल की आदत बताता हूँ, ओके नहीं ओके, आसान तो समझ आएगी। जिन्होंने किया था क्या प्रपोज दिल्ली को, नहीं किया था दिल्ली को प्रपोज, इतनी बड़ी गुटी कहाँ चलाते, इतनी बड़ी गुटी कहाँ चलाते पूरी दिल्ली बनाने में? उन्होंने पता है क्या किया था सर, एक तो आप ये नकली बातें करते हैं, और ऊपर से उन्होंने भी कोई अजीब गरीब काम कर दिया, घंटा वैसे आप हो गया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपको, ऊपर से आप पूछ रहे हैं क्या किया। में जो कर दिया था, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग शब्दों पे क्या कहते हैं, ये ड्रॉप कर देंगे। बैठिए सवाल होना, बड़ा जरा सीरियस सवाल होना है, ठीक है? मैंने कहा था शुरू में लेक्चर शुरू करते हुए कि मैं सवाल करूंगा, जान नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? क्योंकि आपने ये डिमांड की थी सारा लिखवाए नहीं, तो मैंने भी कहा था उसको मैंने डिस्कस ही करना है, ताकि एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन आपके जहन में क्लियर हो, ठीक है? वो कहते हैं कि मैं अपने राइट, जो उनका मुस्लिम का राइट है ना सेपरेट लेटर्स का, वो ड्रॉप कर देंगे 3 शर्तों पे। वन सेट फ्रीडम को चाहिए उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, उसके बाद की न्यू प्रोविंसन को चाहिए था बलूचिस्तान और इनको मतलब अलग करना था, और जिस दिन था उसको बॉम्बे से अलग करना था, एक सेपरेट प्रोविंस बनाना था, और तीसरा था पंजाब और बंगाल को कहते हैं नॉर्थ भी। उसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको नहीं तंग करना आपको, उसको नहीं चेंज करना, दैट शुड बी चेंज, ठीक है? वो मान जाते हैं दैट शुड बी डिस्टर्ब, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या रीलोकेशन की वजह से उसने मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल शुड नॉट बी इफेक्टेड, ये डिमांड हमने गारंटी मांगी, ये गारंटी आप दें, ठीक है? तो इस तरह क्या हो जाता है, 5 प्रोविंसेस उसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाती है। बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस और पंजाब भी बहुत बड़ा प्रोविंस था, जॉइंट पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है? उसमें भी मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, और उन्होंने कहा एनडब्ल्यूपी और बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे दें, ठीक है? और आप सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करें, मुसलमानों की मेजॉरिटी खुद हो जाएगी, ठीक है? ये कायदे की डिमांड थी, ये 5 अगर प्रोविंसेस आप इनके अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी मेंटेन करते हैं, वी आर रेडी टू लिव अंडर इंडियन फेडरेशन with the seculars government, with the secular state, ठीक है? रुक जाइए, हाजी ने कुछ कहा जी, आज डेली प्रपोजल क्या है? सही बोली, मैं सही तसल्ली से मारूंगा सलारी की जगह, ठीक है? और बोलो सलारी की जगह मैं ठीक ठाक मारूंगा, ठीक है? सलारे ने जो भी लिखा है, सलारे को छोड़ दो, बताओ सलारा तो सही बोल रहा है, बता मैं सीरियस हूँ, बहुत सख्त सीरियस हूँ तेरे बारे, बताना नहीं, पढ़ना पहले तो सर जाता रहा, पानी पीने जाता रहा, ये मुझे समझाओगे ना, हम आगे चलेंगे सर, जान तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने आज जवाब नहीं दिया उसकी छुट्टी बाद दे दी, रुकेंगे यहाँ घंटा और आप रुकेंगे एक्स्ट्रा, मैं घर खुद कॉल कर दूंगा, टेंशन ना ले, वैसे ही तेरे को कॉल करना मेरे ही काम, घंटा एक्स्ट्रा रुकेंगे और ये सारा टॉपिक मुझे समझा के जाएंगे जी, इसे सोच के ऐसे ऐसे सारे लाइएगा, चलेगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन चला रहे हैं, शुरू से क्यों वो आने की वो 3 लिखे आज मुझे तसल्ली होती कि तेरी नाक और होंठों में मुक्का मारने के बाद ना आपके अब्बा पूछने नहीं आएंगे, मैं यही से ना ऐसे घुमा के मारता और तसल्ली मेरी होती है, दिल बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है?
क्या रहा, हरकतें भी तो बयान करे ना, हरकतें बयान नहीं कर सकते, सलारे का रजिस्टर है, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूं, डेली प्रपोजल क्या था, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट के लिए तैयार हो गए, सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड हमने कहा ड्रॉप करते हैं, लेकिन तीन शराइत, तो एक 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी सेंटर में मुसलमानों की, नंबर 2 आप एनडब्ल्यूपी और बलूचिस्तान में प्रोविंशियल स्टेटस उनको प्रॉपर देंगे, प्रॉपर सूबा बनाएंगे, सिंध को बॉम्बे रेजिडेंसी से अलग, प्रेसिडेंसी से अलग कर देंगे ताकि सिंध में मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट था, क्या पंजाब और बंगाल जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी को आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करके रिलोकेशन करके कम नहीं करेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी इंश्योर करेंगे। अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हैं, so we are ready to cooperate with you for the secular government in India with joint India as a federation, हम रहने को तैयार। बात समझ आई, ये तेरी प्रपोजल समझ आई बासी साहब आपको, क्या है तेरी प्रपोजल जी भैया? सर जिन्होंने रुक जाए बच्चे, अब्दुल हाफिज सत्ती बताने लगे, ये अब्दुल हाफिज सत्ती बताएं जी। बात सुनी तो आपने एकदम आसान ही कहानी बताया, तो हमें बताया, मतलब हम सुन रहे हैं, तेरी प्रपोजल क्या है बताएं। दान खा लेंगे मैं, जानता मैं इसको। जल्दी बोलना, सारे दिन इधर गुजारूंगा मैं, तेरा मुंह देखता रहूंगा। डेली प्रपोजल बता भाई क्या था, आवाज ना कोनी मारना आसान को, उसे कान में क्या ये दान निकाल। तेरे से मेरे बोल लो, मैंने दोबारा पूछना है और ना बताया फिर देंगे इतना देर में क्या। कल अपना ने मुझे फोन पे कहा सर मुंह पे लगाया इसको, ठीक है कोई गला करने नहीं आएगा, ये ऐसी बात तो किसी ने दी नहीं, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज फंस गया। और ये देखिए थ्री कंडीशन, ठीक है उसकी बेस पर उन्होंने हम सेपरेट इलेक्टेड छोड़ते हैं, सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड छोड़ते हैं, और ये बहुत बड़ी कंसेशन थी जो ऑफर की मुसलमानों की। पहली कंडीशन क्या थी, उन्होंने कहा जी 1/3 सीट्स आपने रिजर्व करनी है मुसलमानों की, मुस्लिम सीट्स होंगी सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। नंबर 2 वो एनडब्ल्यूपी उसको कहते थे, केपीके को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का नाम था। एनडब्ल्यूएफपी में और बलूचिस्तान में आप प्रोविंशियल स्टेटस देंगे उनको, यानी वो प्रोविंस डिक्लेयर हो, ठीक है। आगे पंजाब सिंध को आगे सिंध और बॉम्बे को आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनडब्ल्यूपी बलूचिस्तान और सिंध तीन और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन जाएंगे। अच्छा लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट मोस्ट था वो ये था कि पंजाब और बंगाल में जहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है तकरीबन 53-54% थी, दोनों में इतनी परसेंटेज बनती, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी रीलोकेशन में किसी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन में आबादी आगे पीछे करने में आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, श्योरिटी दे। ये तीन बातें मान लें, हम आपके साथ एज इंडियन फेडरेशन रहने को तैयार है, जहां पे सेकुलर स्टेट होगी और हम मुसलमान आपके साथ रहेंगे। वी आर रेडी टू लिव विद यू, हमारे राइट्स प्रिजर्व होंगे। बात समझ रहे हैं आपको? नेहरू रिपोर्ट ने इसका क्या किया, नेहरू रिपोर्ट ने इसका शेयर ये किया, उन्होंने कहा जी डोमिनियन स्टेटस होगा, पहाड़ में गए तुम्हारी प्रोविंशियल डिमांड, फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट होगी, वीक प्रोविंसेस होंगे, तो एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान और सिंध वो तो गए बारे, उनका जिक्र खत्म हो गया, और पंजाब और बंगाल की मेजोरिटी को कभी भी सेंटर चेंज कर सकता था एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए पंजाब और
बंगाल की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी उसको कभी भी ऑल्टर कर सकते थे, ठीक है, ये काम हो गया यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या किया, थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा जी कि हमें तुम्हारी उसकी जरूरत ही नहीं है, कंसेशन की जरूरत ही नहीं है, हो गई ज्वाइंट इलेक्टेड, जिसमें हम सारे तैयार है, ज्वाइंट इलेक्टेड हो, खुद से उन्होंने अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी देयर विल बी नो रिजर्व मेजोरिटी, जो जिना की डिमांड थी, मुसलमानों की डिमांड थी, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन भी चली गई, ठीक है, और जो थर्ड वन थी यदि कोई रिजर्व जो मेजोरिटी थी मुसलमानों की उसको रिजर्व रखा जाएगा इन पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल जो दो बड़े सूबे हैं उसमें मुसलमानों की मेजोरिटी को रिजर्व रखा जाएगा, उसको बढ़ा दिया उन्होंने। और वन थर्ड वाली जो रिजर्व सीट मांगी थी उन्होंने कहा चलो यार ये थोड़ी बहुत मान लेते, मुसलमानों की आबादी भी तो है ना, वन फोर्थ उन्होंने कहा चलो तुम्हें रिजर्व सीट दे देते। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है, जिसके जवाब में 1929 में जिना 14.9 नेहरू रिपोर्ट ने दिल्ली प्रपोजल को कोई लिफ्ट नहीं कराई। जिना 14 पॉइंट्स ने, सुनो जी सुनो, जिना 14 पॉइंट्स ने क्या किया, जिना 14 पॉइंट्स ने नेहरू रिपोर्ट को उड़ा के रख दिया, जिना 14 पॉइंट्स ने नेहरू रिपोर्ट को उड़ा के रख दिया, बिल्कुल वायलेट करने कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जो डिमांड पुट की, इस नेहरू रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है इंडो पाक हिस्ट्री में, इसको कहते हैं पार्टिंग ऑफ वेज। आफ्टर नेहरू रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस एआईएमएल हो गई, जो रिजल्टेंट के तौर पे, उसके रिजल्ट के तौर पे जी इंडिया और पाकिस्तान बनेगी। काजम की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, या मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, या व्हाई काजम वाज सच ए बिग लीडर, द रीजन वाज दिस दैट ही हैड डिमांडेड सर्टेन assurances from the Congress. He had demanded certain assurances from the Nehru Reports Committee. They didn't allow that assurance, they didn't provide that assurance in 1928. In 1947, he got the same country. He got the same country, same provinces as country. NWFP, Sindh, Balochistan, Punjab and Bengal. अब पंजाब और बंगाल को इन्होंने डिवाइड कर दिया, पंजाब और बंगाल को कम्युनल बेसिस पे डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। अगर वो डिवाइड ना करते, सिख जो है वो पाकिस्तान के हाथ में वोट देते, तो पूरा पंजाब साले कंप्लीट पाकिस्तान में शामिल हो जाते। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इट वाज हिज लीडरशिप कि 1929 से जो स्ट्रगल शुरू हुई है वो रिजल्ट उसका आया इन 1947। 29 ईयर्स की इस स्ट्रगल में, ठीक है, इस स्ट्रगल में अल्टीमेटली दे हैड अटेन्ड व्हाट ही डिमांडेड, जो काजम फोर्सी कर रहे थे। सॉरी 19 ईयर्स, अगले 19 ईयर्स मुस्लिम लीग ने सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे सियासत की, मुस्लिम लीग ने सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे स्ट्रगल किया अपनी दफा। बात समझ आई थी? आज का लेक्चर इतना डिटेल मैंने आपको इसलिए बयान किया मेरा बच्चा, आई वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट मोस्ट टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा था? इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मोस्ट टर्निंग, इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मोस्ट टर्निंग पॉइंट क्या था जी? इंपॉर्टेंट मोस्ट टर्निंग पॉइंट वाज नेहरू रिपोर्ट। Nehru report has forced Muslims to know this thing that in the cover of secularism, the Indians, the Hindus, they are going to violate the rights of Muslims of India. India के मुसलमानों के rights को violate करेंगे under the cover of the veil of, under the name of secular India. वो कहते थे कि सेकुलर इंडिया होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा, तमाम रिलीजन को राइट्स मिलेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने राइट्स की पूरी डिटेल दी है।
जब वो मेन सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो थी, जो मोर देन 32% थी पूरे इंडिया का, उनको राइट्स दिए, तो बाकी किसको क्या राइट्स देते? पूरी लिस्ट थी नेहरू रिपोर्ट में कि इतनी राइट्स हम देंगे। कायदम ने इस पूरी नेहरू रिपोर्ट को ऑल टुगेदर उड़ा के रख दी। उन्होंने कहा ऐसे तो फिर आ जाओ, आज के बाद कोई भी ज्वाइंट इंडिया की बात नहीं कर सकेगा। दिस वाज दिस रिवॉल्व। उसके बाद कायदम ने अपनी या जिन्ना ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डायरेक्शन चेंज की, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 19 साल तक सिर्फ और सिर्फ सेपरेट होमलैंड या सेपरेट कंट्री के बारे में, सेपरेट स्टेट के बारे में सियासत करती थी या स्ट्रगल करती थी, और उसी स्ट्रगल के रिजल्टेंट के तौर पे इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। समझ आई बात आपको कि नहीं समझ आई? पहले मुसलमान 1905 से 1906 से लेके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बनने से लेके 1928 तक बहुत अच्छे बीबे बच्चे थे, शरीफ बच्चे थे, और बिल्कुल शुरफा की तरह बार बार कहते थे कि बड़े भाई से पूछ ले। बड़े कांग्रेस गांधी हिंदू लीडर्स, ठीक है, तो कहते थे बड़े भाई से पूछो, तो जैसे बड़े भाई कहें थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिएगा, इस तरह करते थे। ठीक है, जब बड़े भाई ने हक नहीं दिया तो बड़े भाई से होगी दुश्मनी, छोटे भाई और बड़े भाई सामने होगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो रिलेशनशिप जो मुंह बोले भाई वाला था वो खत्म हो गया। ठीक है, मुंह बोले भाई वाला रिलेशनशिप खत्म हो गया, प्रॉपर स्ट्रगल शुरू होगी और इंडिया देवर स्टिल आस्किंग टिल एंड, ये जॉइंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जॉइंट इंडिया डोमिनियन स्टेटस की बात करते रहे टिल 1947। और मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की? सेपरेट स्टेट, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम। अब उसको हिस्ट्री के तौर पे या एज एनालिस्ट, एज पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप जो भी नाम दे, जो कि डिफरेंट नाम लोग देते हैं, दे से दैट यदि पाकिस्तान इज द बुफर स्टेट, पाकिस्तान ये स्टेट थी, ब्रिटिशर ने ये प्लान किया, उन्होंने ये प्लान किया। अब वक्त के साथ साथ हालात को देखते हुए आप जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन करें, बट द क्रेडिट गोज टू जिन्ना, the credit goes to all India Muslim League, the credit goes to those Muslim leaders, those Muslims who had sacrificed their life and their respect and their blood for this country, for this homeland। समझ गए आपको? ठीक है, नेशन स्टेट के तौर पे हम नहीं बने, बाकी कंट्रीज नेशन स्टेट के तौर पे बनी, हम नेशन स्टेट के तौर पे नहीं बने। मतलब हम नेशन स्टेट के तौर पे नहीं बने। वो जो कहा जाता है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी में बना है, वो आइडियोलॉजी यहां से उठी थी। शुक्रिया पंडित नेहरू का, पंडित नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का शुक्रिया, जो पंडित साहब ने कहा कि नहीं, पंडित जी ने कहा नहीं, हम नहीं राइट्स देंगे, ठीक है, हम तो भाई अपनी बनाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो फिर यहाँ पे मुसलमानों को समझ आ गई कि भाई अब कोई चांस नहीं है इनके साथ। क्यों? रिलीजियसली, कल्चरली हम उनके साथ रह ही नहीं सकते थे बच्चे। जिस गौ माता को आपने ईद में दिवा करके खाना है, जिसके को आप खाने हैं, उस गौ माता को वो रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस तो यही था आपके रिलीजन में। आप कहते हैं 1 अरब है, वो कहते हैं हमारे 33 करोड़ है। यू नो, डॉक्यूमेंटेड गॉड्स, इंडियन गॉड्स आर हिंदू गॉड, डॉक्यूमेंटेड हिंदू गॉड्स आर 33 करोड़। टोटल आबादी, हिंदू आबादी दुनिया में 90 करोड़ है। हर 3 हिंदुओं का अपना खुदा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सोसाइटी में हमारा सर्वाइवल था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, ठीक है, कटोहारत गली चलती थी। तो दैट वाज द विजन ऑफ जिन्ना। चाहे दुनिया या इंटरप्रेटर्स जो भी स्टेटमेंट दे, द रियलिटी इज दिस, दैट जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर, जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर जी, ठीक है। एंड ही मेड एक लूली लंगड़ी सोई हुई मरी हुई कौम को जला के एक मुल्क दे दिया, ठीक है। अब उसको आप चाहे ये कहेंगे कि अंग्रेजों ने दे दिया था, या वैदिक कमेटी निकल आई थी, या नाम आया था तो नाम हो गया था, जो मर्जी कहे, लेकिन गोस्ट है। इसके अलावा कोई नोटेबल लीडर आपकी मुस्लिम हिस्ट्री में इंडिया में नहीं मिलता। इसीलिए मैंने जब सरदेव खान के बारे में बात की थी ना, तो मैंने आपको कहा था उस इंसान को क्रेडिट जाता है, उसने एक महकूम कौम को उठने का या अपने आप को दोबारा प्रिपेयर करने का, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली प्रिपेयर करने के लिए जगाया। और इस इंसान ने इस महकूम और पॉलिटिकली एजुकेशनली वीक कौम को अपना सेपरेट होमलैंड लेने के लिए स्ट्रेंथन किया, ज्वाइन किया। समझ आएगी बात समझ आएगी? बाकी आ गई आदि क्या कहा मैंने आपको? फिर आप ही कहेंगे
उसके बाद ही आ गई जी पहले का डीप फ्रीजर आपको चले नमाज में जो कुछ आज मैंने कहा है इसके बारे में कल पूछेंगे जरा डिफरेंट साइज में ठीक है पढ़ के आइएगा अहमद वलीद नमाज की ब्रेक होगी है बच्चे अब नमाज की ब्रेक के बाद फिर सर आएंगे तो सर क्लास कंटिन्यू करेंगे ठीक है जी ठीक है सर। कैसे करते हैं